आज हम एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसमें ऐसा क्या फंडामेंटली ऐसा क्या चेंज आ रहा है जिसके कारण मार्केट उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड कर रहा है। तो सीधे चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो फ्रेंड्स जिस बैंक की हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो, लास्ट 1 मंथ में लगभग 16-17% रिटर्न दे दिए इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो ऐसा क्या फंडामेंटली क्या हो रहा है बिजनेस में, क्यों मतलब क्यों मार्केट इतना लेके इसको पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्या है, देखो मैं आपको दिखा दूं इसकी पास्ट हिस्ट्री थोड़ी, कि पास्ट में इन्होंने देखिएगा कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, देखो लास्ट 5 ईयर्स में 26% CAGR से ग्रोथ आई थी। तो स्टॉक प्राइस भी 24% CAGR से ग्रोथ आई थी। और अभी जो लास्ट 3 साल में आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो आ गई है, लेकिन प्राइस, स्टॉक प्राइस मतलब मार्केट ने रिवॉर्ड नहीं किया, सिर्फ 13% CAGR से ही स्टॉक का प्राइस मूवमेंट हुआ है। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसीलिए फ्रेंड्स कि अब क्या होता है ना कि मार्केट इज़ ए फॉरवर्ड लुकिंग मशीन, मतलब इज़ ए डिस्काउंटिंग मशीन, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो जब भी कोई कंपनी अच्छा पॉजिटिव कर रही होती है और गाइडेंस देती है आने वाले फ्यूचर की, तो मार्केट उसको बैडली रिवॉर्ड कर देता है, मतलब इतना पॉजिटिवली रिवॉर्ड कर देता है कि स्टॉक प्राइस उसका पहले ही ऊपर चले जाया रहता है, कि प्रॉफिटेबिलिटी तो बाद में आती है। तो इसीलिए आप देखोगे, देखो मैं इसका आपको ट्रेडिंग व्यू में डिटेल में आपको बताता हूँ कि 2020 के आसपास इसका मतलब 300 के आसपास शेयर प्राइस चले गया था। मतलब एक समय तो कोविड में तो 200 भी चले गया था, फिर बाद में इसने बहुत अच्छा पिकअप कर लिया 300 के आसपास। अब देखो ये लगभग 720 आ गया, मतलब 2.5 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो लगभग इसने ऑलमोस्ट लगभग लगभग 2-2.5 साल में ही अचीव कर लिया। ठीक है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी इसको आनी थी, मतलब जैसे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रही है 20-25% से, 4-5 साल में जो स्टॉक प्राइस CAGR आना था, मार्केट ने उसको पहले ही रिवॉर्ड कर दिया। इसी कारण इसका जो वैल्यूएशंस हैं, जो प्राइस टू बुक मैट्रिक अपन देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चले गया था, अबव 5 और 6 के आसपास चले गया था। ठीक है। इसीलिए जो है शेयर प्राइस बहुत समय तक कंसोलिडेशन में रहा, है ना। आप देखोगे इधर मैं आपको दिखा भी दूँ थोड़ा सा। देखो उसके बाद लगभग 2023 के बाद से ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखोगे तो लगभग ये कंसोलिडेशन मतलब बेस फॉर्म ही कर रहा था, एज अ क्लियर अपने को चार्ट में विजिबल है। तो ये मीन रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई कभी ना कभी तो मीन में आना ही पड़ेगा। आपने इतना हाई वैल्यूएशंस दे दिए तो उसकी वैल्यूएशंस मतलब अब जस्टिफाई नहीं हो रही, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होने के बाद भी, इसीलिए स्टॉक प्राइस ग्रोथ नहीं आई। अब देखो, अब जो है इसका लगभग बहुत समय से 3 के आसपास 2.5 भी चला गया था, कुछ समय तो देखो लोएस्ट 2.2 भी चले गया था इसका प्राइस टू बुक। अब ये वापस अपने मीन रिवर्जन की ओर आ रहा है। देखो 5 साल में इसका लगभग 4.5 के आसपास बुक वैल्यू है। पिछले 5 साल का हम एवरेज देखें, लास्ट 3 ईयर का देखें तो भी 4 के आसपास है। अभी तो देखो 2.53 चले गए थे, अब धीरे धीरे अभी जो करंट सिचुएशन में है, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो 3.5 के आसपास जा ही चुका है पहले ही इसका प्राइस टू बुक। अब देखो फ्रेंड्स, अब क्या ग्रोथ ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं, ऐसा क्या स्ट्रक्चरली चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ना बिजनेस मॉडल फंडामेंटली समझना पड़ेगा बैंक का। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल है, मतलब देखो फाइनेंशियल्स और बैंकिंग जो होता है ना, वो बहुत लोगों को लगता है कन्फ्यूजन है, बहुत टफ है। अपने को इतना डीप एक एक जाके आप आइटम चेक करोगे और सब एकदम डिटेल में मतलब उसका खिचड़ी बनाओगे तो कन्फ्यूजन लगेगा ही। मैं सिंपल सिर्फ कुछ की मैट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपको ट्रैक करना है बैंक में, और अभी इसमें क्या ग्रोथ ट्रिगर प्ले आउट हो रही है। देखो पहले फंडामेंटली बिजनेस मॉडल समझते हैं। देखो जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। ठीक है। मान लो स्टील का बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम आके रॉ मटेरियल परचेस किए सीमेंट स्टील का और सेल आउट किए। मान लीजिए 250 में परचेस किए सीमेंट और 300 में सेल आउट कर दिए, तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज़। तो बैंक में क्या होता है, सिंपल से बैंक में रॉ मटेरियल भी पैसा है
और जो फिनिश्ड गुड्स है जो हम सेल आउट कर रहे हैं वो भी मनी है। मतलब कैसे, देखो सिंपल है, आप 100 रुपये पहले बोरो कर रहे हो, ठीक है, किसी से भी, बहुत सारी अलग अलग सबके अलग अलग होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बड़े बैंक के सबके डिफरेंट होते हैं बोरोवर्स। सिंपल है, अभी समझो 100 रुपये आप बोरो कर रहे हो, किस रेट से, 8 रुपीज़ से, आप मतलब 8% से, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से आप बोरो कर रहे हो, 15 रुपीज़ में आप लैंड कर रहे हो मनी। तो जो बीच का जो रहा, जिसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम बोलते हैं, वो 7% आपकी प्रॉफिट मार्जिन है या नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो फंडामेंटली देखो, मैं इतना बिजनेस मॉडल डिटेल में इसीलिए बताया बैंक का, कि अभी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हुए हैं कंटिन्यू, 6-8 महीने में 2-3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं। तो भाई अब आपकी सीधा सीधा आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप 15% में लैंड कर रहे हो, और आपको अब अगर वही चीज़ 6 या 7% में बोरो करोगे, तो सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस है, मतलब ये बहुत एक फंडामेंटल जो मेन ग्रोथ ट्रिगर है वही प्ले आउट हो रही है, इसीलिए मार्केट इसको इतना रिवॉर्ड कर रहा है। अब देखो ये भी क्या है ना, मैं आगे अभी कौन कौन का मैं आपको हाइलाइट्स कुछ दिखाऊंगा। देखो मैनेजमेंट जो निम्स में है ना, ये बोल रही है कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में FY26 में भी निम में मार्जिन का प्रेशर रहेगा, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ये बोरो कर रही है पैसा, अभी जो पुराना जो ये बोरो कर रही थी, उसके बाद अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बाद जब नया पैसा इसके पास आ रहा है, मान लो 6% में भी आ रहा है, तो वो अफेक्ट होने में, मतलब वो सीधा जब पास ऑन होता है और इफेक्ट एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे जो उसका इफेक्ट प्ले आउट होता है वो 1-2 क्वार्टर बाद प्ले आउट होगा, लेकिन मार्केट उसको अभी से रिवॉर्ड कर दे रहा है। मतलब ये बोल रहे हैं कि सेकंड हाफ से एक्चुअल में वो फुल इम्पैक्ट आएगा उसका। देखो इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट, इट विल गेट, मतलब इंटरेस्ट बेनिफिट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है जो कम हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट विल गेट मटेरियलाइज इन Q3 and 4 ऑफ FY26। मतलब क्योंकि 6 to 9 मंथ्स लगते हैं पास ऑन करने में, फुल ट्रांसमिशन फुल इम्पैक्ट आने में 12 to 15 मंथ्स भी लगते हैं, ठीक है। तो ये मेन ग्रोथ ट्रिगर है फंडामेंटल। आई होप क्लियर है बिजनेस मॉडल आपको, और क्यों मार्केट इसको पॉजिटिव आउटलुक से देख रहा है। अब देखिए इसका AUM के भी अब कुछ फाइनेंशियल्स रेशियो देख लेते हैं इसके अपन FY25 के। देखो इन्होंने तो क्या परफॉर्मेंस तो कंसिस्टेंटली 20-25% से अपना AUM को ग्रोथ की है पिछले बहुत सालों में, मैं आपको दिखाया भी स्क्रीन में मैं अभी। अब देखिए पैट इसकी बहुत अच्छी जंप आई, मतलब फिर 1600 करोड़ से सीधा 2100 करोड़ के आसपास, ठीक है। और जो इनका जो मेन है, जो मेन मेट्रिक है, ROA और ROE और क्रेडिट कॉस्ट, जो 2-3 फैक्टर्स है वही मेन होते हैं बैंक में चेक करने के लिए। वो मैं अभी आगे और डिटेल आपको बताता हूँ। जैसे फाइनेंशियल्स कुछ दिखाना था मेरे को, पैड में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। तो उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में चलते हैं हम थोड़ा सा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ देखो जैसे क्या है, इसका जो है नेट इंटरेस्ट इनकम, वही जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाले जो मैं बोला था, उसमें भी इजाफा हुआ है 5.2 से 5.8% FY25 में, ठीक है। और क्योंकि ये जो समय था माइक्रो फाइनेंस का बहुत बुरा हाल था, और प्रोविजंस और वो सब के चलते मतलब थोड़ा सा प्रोविज़न ज़्यादा देना पड़ गया। प्रोविज़न देखो, प्रोविज़न भी मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। प्रोविज़न क्या होता है, मतलब 100 करोड़ का, जैसे आपने 100 रुपये का आपने लोन दिया है, उसमें से आप बैड लोन को मान के चल रहे हो कि ये मेरा पैसा वापस ही नहीं आया, मान लो 1 रुपये 2 रुपये आपका वापस ही नहीं आएगा, तो उस पैसे को आप अलग कर दे, एज अ लॉस पहले ही आप उसको साइड कर लेते हो, ठीक है। तो वही मेन प्रोविजंस होता है। अब देखो कॉस्ट टू इनकम भी इनकी अच्छी रही, मतलब ऑपरेशनल इफिशिएंसी मिल रही है, 64% से सीधा 50%, 57% आई है कॉस्ट टू इनकम, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक भी पॉजिटिव के तरफ ही है। अब देखो फ्रेंड्स थोड़ा सा अपना डिटेल में और देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। मतलब अभी तक बहुत प्रेशर था साल भर, मतलब जो माइक्रो फाइनेंस वाला प्रेशर था, फिर लिक्विडिटी का भी प्रेशर था। इसमें आप देखोगे कि सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत टाइट थी, और इतना ईजिली ये बोरो नहीं कर पा रहे थे पैसा, ताकि बहुत तेज़ी से अपना AUM को ग्रोथ करें, बहुत नॉर्म्स RBI के जो नॉर्म्स की वजह से। अब धीरे धीरे पिछले कुछ 4-6 मंथ से धीरे धीरे लिबरल हुई है, जैसे RBI ने भी,
और उसने लिक्विडिटी भी बढ़ाई है, दूसरा इंटरेस्ट रेट भी कम किया है, और ये जो LCR जो मतलब इनको देखिए सब बैंक्स को क्या होता है ना कि पूरा 100 रुपये अगर उनके पास है तो वो पूरा पूरा लैंड नहीं कर सकते, उनको कुछ फिक्स डिपॉजिट्स और अदर ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो उनका पैसा मेन एक्चुअल में फंड्स काम नहीं आता, सेफ्टी के लिए RBI रखवाती है, तो उसमें भी थोड़ी सी लिबरल हुई है अभी RBI। तो ये सब बूस्ट करेगा, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट टेलविंड्स आ रही हैं फाइनेंशियल्स उसमें। अब देखो ग्रोथ का जो वो है गाइडेंस है, अभी थोड़ी सी ग्रोथ ट्रिगर्स हम देख लिए, ग्रोथ का गाइडेंस भी अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहला ग्रोथ ट्रिगर के बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट। क्योंकि अगर ये लैंड कर रही है 15% में, फिर इसकी बोरोइंग कॉस्ट 8 to 6% से 8 से सीधा सीधा 6% हो जाएगी। तो इसका जो फिक्स्ड लोन बुक वाला जो पार्ट है, मतलब इसका 70% जो इसका पार्ट है वो फिक्स्ड लोन बुक वाला है 70%। तो देखो सब जितनी सब स्मॉल फाइनेंस बैंक या माइक्रो फाइनेंस बैंक है या बड़ी जो यूनिवर्सल बैंक भी है, सबको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल बुक्स भी होती हैं। वेरिएबल बुक्स मतलब जैसे आपको अगर आप बोरो कर रहे हो कम में 6% में, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम चार्ज करना पड़ेगा कस्टमर को, मतलब फिर उसको आपको 12-13% में चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका 70% जो पार्ट है वो फिक्स्ड लोन बुक में काम करता है, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 15% ही रहेगा जिस रेट से इन्होंने लैंड किया अपने कस्टमर को। लेकिन अगर बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है, 8 से 6% आ जाती है, तो सीधा सीधा नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो 70% वाले जो लोन बुक है उसमें, उसके कारण इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, द लोन बुक ग्रू, लोन बुक में ग्रोथ आई 20% में ईयर ऑन ईयर FY25 में, वो फाइनेंशियल्स में हमने देखा, ठीक है। और इसका क्या है 20% आई, मतलब सिस्टम पूरे ओवरऑल बैंक्स और सबका आप देखो, जो पूरा सिस्टम है फाइनेंशियल्स का वो 10.8% से ग्रोथ किया। तो इसने 20% से ग्रोथ की, मतलब लगभग ऑलमोस्ट डबल रेट से इन्होंने अपना लोन बुक को ग्रोथ की है। अब देखो गाइडेंस क्या बोल रही है ये ग्रोथ गाइडेंस। पहले तो हमने ग्रोथ ट्रिगर एक मेन समझ लिया, ठीक है। उसके बाद ROE का जो नंबर है वो वो अराउंड अराउंड इनका अभी 1.3 के आसपास था, मेरे को जो याद आ रहा है, इसमें हमने देखा था अभी ROE का नंबर, हाँ 1.5 के आसपास FY25 में, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ROE का जो नंबर है वो 1.8% के आसपास लेके जाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो पैसा किस बिजनेस में बनता है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ अपने वीडियोस में, जहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कैसे कि जहाँ से ROA का नंबर और ROE का नंबर में ग्रोथ आ रही है, मतलब ROE जो मेन शेयर होल्डर्स का इक्विटी फंड है उसमें अगर इजाफा हो रहा है, तो ऑब्वियस है वो बिजनेस पैसा बना के देगा, क्योंकि पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो ये वही टारगेट कर रहे हैं, ROE का नंबर 1.8% तक जाएगा, और बिजनेस ग्रोथ इसकी 2 into 2.5x ये ग्रोथ कर सकते हैं नॉमिनल GDP से। नॉमिनल GDP से मतलब कैसे, GDP अगर 10 to 12% ग्रो करेगी, तो ये सीधा बोल रहे हैं अपने लोन बुक को ये 20 to 25% से ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब जो और कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, एक तो फिक्स्ड लोन बुक वाला एक ग्रोथ ट्रिगर है मेन, ठीक है। उसके बाद इनका जो है ना यूनिवर्सल बैंक के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है सितंबर से, और वो धीरे धीरे मतलब प्रोसेस में टाइम लगता है, तो वही इन्होंने बताया कि वो फाइल प्रोसेस में है, और उससे यूनिवर्सल बैंक आने के बाद मतलब एक ब्रांड एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, और कासा अकाउंट्स मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स और ओपन होंगे। तो उससे क्या होगा कि पैसा इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये बोरो कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में इनको क्या है 4 to 6% जैसे भी देना है पैसा इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और अगर ये और कहीं दूसरी बैंक से लेने जाते हैं, बोरो करने जाते हैं, तो वो थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है। तो वही बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल बैंक अगर और मटेरियलाइज हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा इनके लिए, और पॉजिटिव आ जाए आउटलुक रहेगा बिजनेस में। अब ये था, हाँ यूनिवर्सल बैंक मैंने बताया, और फिनकेयर मर्जर इन्होंने एक मतलब इसको बढ़ाने के लिए अपने ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ये वो सब अप्लाई मतलब वो इम्प्लीमेंट कर रही है अपने बिजनेस में, जिसके कारण ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी आएगी, तो कॉस्ट टू इनकम
भी घटेगी, तो सीधा सीधा प्रॉफिटेबिलिटी जंप होगी, हमको सीधा वही है स्पष्ट। अब देखो एक चीज़ मैं आपको जो बता रहा था कि मेन जो की मैट्रिक्स है जो हमको ट्रैक करनी चाहिए, जो मेन है एक्चुअल में जो की मैट्रिक्स है बैंक वाले में, एक तो आरओए का नंबर और क्रेडिट कॉस्ट हमको बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि क्रेडिट कॉस्ट क्या जा रहे हैं। क्रेडिट कॉस्ट सिंपल है, देखो मतलब प्रोविजंस डिवाइडेड बाय जो टोटल एसेट्स है जो वो लैंड करे, मतलब आपने 100 रुपये लैंड किया, ठीक है, उसमें से आपके जो बैड लोन है, मतलब जो पैसा कभी वापस नहीं आएगा, जो पूरा डूब जाएगा, मान लो 1 रुपये 1.5 रुपये आपका कभी वापस नहीं आएगा, तो उसके लिए आपने प्रोविजंस कर दिए हैं, ठीक है, बैड लोन के लिए, वो पैसा हम लॉस में ही समझते हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट जितना कम रहेगा वो बैंक उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, तो हमको क्रेडिट कॉस्ट की जो नंबर्स है उसको बहुत बारीकी से ट्रैक करना पड़ता है। आई होप क्लियर है फ्रेंड्स ये भी। अब इसके थोड़ा सा हम देखते हैं कि पास्ट में जो है इनका जो ग्रॉस और नेट एनपीए है, ठीक है, फाइनेंशियल्स में, मतलब ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए है इनके, मेन तो वही है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए, मतलब कितना परसेंट बैड लोन्स जो कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये देखो इतना तेज़ी से ग्रो करने के बाद 20-25% के बाद भी, ग्रो करने के बाद भी इसके नेट एनपीए बहुत अंडर कंट्रोल है, लेस देन 1% है, ठीक है, लेस देन 1% है। बीच में बढ़ गए थे, देखो माइक्रो फाइनेंस की साइकिल और फाइनेंशियल जो मैंने बताया प्रॉब्लम चल रहा था, लिक्विडिटी ये वो, बहुत सारे बैड लोन्स भी आए, तो कुछ समय में इसका बहुत पुअर, मतलब ये थोड़ा सा नंबर बढ़ गया नेट एनपीए का, बैड लोन्स वाला नंबर। तो अब क्या है, ये तो एक देखिए लार्ज कैप है, मार्केट कैप इसका 62,000 करोड़ के आसपास है आज की डेट में, ठीक है। उसके बाद ये बहुत समय तक इसकी वैल्यूएशंस 5 to 6 थी, जैसे मैंने बताया, देखो 3 इयर्स का मीडियन, 5 इयर्स का मीडियन आप देखोगे तो लगभग 5 के आसपास था, क्योंकि ये ग्रोथ करे जा रही थी अपने लोन बुक को 20-25% से। तो आप रिस्क रिवॉर्ड के फैक्टर से देखोगे तो कोई बैंक अगर 20-25% से ग्रोथ करेगी, जिसकी एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पास्ट डाटा आप देखोगे तो कोविड वोविड के समय में भी इसको, मतलब इतना, आप 2020 में भी देखोगे तो इतना कोई ऐसा मतलब ज़्यादा डीप पेन नहीं रहा इसमें, और जिसकी अभी प्राइस टू बुक 3-3.5 के बिलो चले गई है, तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो ना कि 20-25% से ग्रोथ कर रही है, और प्राइस टू बुक भी इसकी वैल्यूएशंस भी, अभी तो देखो लास्ट 1-2 मंथ में काफ़ी इन्होंने, मतलब इन्वेस्टर्स ने रिवॉर्ड किया, नहीं तो एक समय तो लगभग ये 2.53 के बिलो चल रही थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर है। मैंने सबसे पहले आपको बिजनेस मॉडल बताया बैंकिंग में कैसा होता है, रॉ मटेरियल हम पैसे को ही मानते हैं। उसके बाद हमने वैल्यूएशंस देखी कि कैसे इसकी वैल्यूएशंस कम, इन्वेस्टर ने पहले ही रिवॉर्ड कर दिया तो स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर चले गया, फिर उसको थोड़े समय कंसोलिडेशन में रहना पड़ा 1-2 साल वापस से, जिसके कारण इसकी प्राइस टू बुक एक मतलब रिवर्जन टू मीन वाला फैक्टर में आई, 3.5 के आसपास आ गई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के बाद भी। फिर हमने मेन जो ग्रोथ ट्रिगर है कि क्यों इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं और इसकी फिक्स्ड जो लोन बुक है वो वो फिक्स्ड ही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे इन्होंने लैंड किया है, तो उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आएगा। दूसरा यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस है, और की मैट्रिक्स मैंने बताया आरओई का नंबर और क्रेडिट कॉस्ट, ठीक है। और एक रिस्क फैक्टर, देखो हर बिजनेस में रिस्क फैक्टर है, ट्रैक करते रहना है, क्योंकि अगर फिर आने वाले समय में 1-2 क्वार्टर बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि हेडविंड्स आ जाती है, मान लीजिए पूरे इंडस्ट्री में वापस से लिक्विडिटी चोक होने लगती है और सिस्टम में उतनी लिक्विडिटी नहीं रहती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो रिस्क को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, हमको टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहना है। फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो क्लियर है, ठीक है। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम नेक्स्ट टाइम भी आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।